The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War, in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck. लास्ट लेसन उन दिनों में लिखा गया जब फ्रांस और प्रशिया के बीच में युद्ध चल रहा था और उस युद्ध में फ्रांस को प्रशिया ने हरा दिया था. Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. उस समय में प्रशिया में ये 3 नेशंस आते थे, जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट्स. इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ऑल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स. इस कहानी में हम देखते हैं कि फ्रांस की जो डिस्ट्रिक्ट्स थी ऑल्सेस और लॉरेन, ये दोनों की दोनों डिस्ट्रिक्ट्स प्रशिया के हाथों में चली जाती हैं. कहानी में मेन कैरेक्टर है फ्रांस, जो कि एक यंग स्कूल बॉय है और वो इस कहानी को सुना रहा है, इसलिए हम उसको कहेंगे नरेटर है वो इस कहानी का. और एम हैमेल जो उसके फ्रेंच भाषा के टीचर हैं. थीम इस चैप्टर की ये है कि यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से जब एक नेशन दूसरे नेशन के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है तो वो उनसे उनकी भाषा को बोलने और सीखने का अधिकार उनसे छीन लेता है. अधिकारों के छिन जाने के कारण हारे हुए नेशन के लोगों को किस तरह के दुखों से गुजरना पड़ता है वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं. I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. तो यहाँ पे फ्रांस कह रहा है कि उस दिन सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत लेट निकला और मुझे डर था कि आज मुझे बहुत डांट पिटेगी, क्योंकि एम हैमेल ने कहा था कि आज वो पार्टिसिपल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और मुझे तो उससे रिलेटेड पहला शब्द भी नहीं आता था. फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. एक बार तो मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊं और अपना दिन बाहर ही बिताऊं. इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट. बाहर जो एटमॉस्फेयर था वो वार्म था और वहाँ पे काफ़ी ब्राइटनेस भी थी. The birds were chirping at the edge of the woods and in the open field back of the sawmill the Prussian soldiers were drilling. पक्षी पेड़ों पे बैठे हुए चहचहा रहे थे और सॉमिल के पीछे जो एक ओपन फील्ड थी, जो खुला मैदान था, उसमें जो प्रशियन सोल्जर्स थे वो अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे थे. It was all much more tempting than the rule for the participles. तो ये सब जो बाहर दिख रहा था ये सब पार्टिसिपल्स के जो रूल्स थे उनसे ज़्यादा मन भावना था. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल. लेकिन मेरे अंदर इतनी शक्ति थी कि मैंने अपनी इस टेम्पटेशंस को रेजिस्ट किया, इनका विरोध किया एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और स्कूल के लिए जल्दी निकल पड़ा. व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. जब मैं टाउन हॉल से गुजरा तो मैंने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ लगी हुई है. फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर. पिछले 2 सालों से जितनी भी बुरी खबरें थी वो हमें उस बुलेटिन बोर्ड से मिलती थी. द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर. And I thought to myself without stopping, what can be the matter now? तो बुलेटिन बोर्ड से हमें पता चलता था कि हमने कौन से युद्ध हारे हैं. ड्राफ्ट और जो ऑर्डर्स होते थे कमांडिंग ऑफिसर के वो भी हमें वहीं से मिलते थे. तो मैंने बिना रुके ये सोचा कि अब क्या हुआ होगा. Then as I hurried by as fast as I could go, फिर जब मैं वहाँ से जितनी जल्दी हो सकता था भागा, द ब्लैकस्मिथ वॉक्टर हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन. तो लोहार वॉक्टर जो वहाँ पे अपने एक शिष्य के साथ बुलेटिन पढ़ रहे थे, कॉल्ड आफ्टर मी. मुझे पीछे से उन्होंने आवाज़ लगाई, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम. बेटा इतनी जल्दी मत जाओ, तुम अपने स्कूल बहुत समय रहते पहुंच जाओगे.
आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। और मैं हाँफते हुए एम हैमल के छोटे से गार्डन में पहुंचा। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था, देयर वॉज अ ग्रेट बसल, तो बहुत ज़्यादा हलचल हुआ करती थी, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसको कि बाहर स्ट्रीट पे भी सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क को ओपन और क्लोज करने की आवाज़ें, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। और हम अपने कानों के ऊपर हाथ रख के ज़ोर ज़ोर से लेसन्स को एक साथ रिपीट करते थे ताकि अच्छे से समझ सकें। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर का एक बड़ा सा स्केल टेबल पे बजता होता था। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन अब सब कुछ बिल्कुल शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन। मुझे भरोसा था नॉइस पे, मतलब कि फ्रांस को भरोसा था कि वो इस नॉइस में बिना किसी की नज़र में आए अपने डेस्क तक पहुंच जाएगा। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन आज ही के दिन सब कुछ संडे मॉर्निंग की तरह बिल्कुल शांत होना था। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। खिड़की में से मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा जो कि ऑलरेडी अपने डेस्क पे बैठे हुए थे। एंड हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और एम हैमल इधर उधर घूम रहे थे और उनकी जो आर्म थी उसके नीचे उनका आयरन का स्केल था। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। मुझे दरवाज़ा खोल के सबके सामने जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। आप कल्पना कर ही सकते हैं कि मैं कितना शर्माया था और कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमल सॉ मी, एम हैमल ने मुझे देखा। एंड सेड वेरी क्वाइट काइंडली, और बहुत ही काइंडली मुझसे कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपनी सीट पे जल्दी से जाओ लिटिल फ्रांस, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। मैं बेंच से कूदकर अपने डेस्क पे बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट। तो जब मैं अपने डर से बाहर निकला तो डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट। तो मैंने देखा कि जो हमारे टीचर हैं एम हैमल, उन्होंने एक सुंदर सा अपना ग्रीन कलर का कोट पाया हुआ है। हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। और उन्होंने फ्रिल्ड शर्ट पाई हुई है और एक छोटी सी ब्लैक कलर की सिल्क कैप पहनी हुई है जिस पे कढ़ाई हो रखी है। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जो कि वो सिर्फ और सिर्फ इंस्पेक्शन और प्राइज डेज पे ही पहनते थे, इसके अलावा वो कभी भी ये ड्रेसअप नहीं करते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, इसके अलावा पूरा का पूरा स्कूल बहुत ही अजीब लग रहा था एंड सोलेम, और बहुत ही सीरियस सा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस that were always empty the village people sitting quietly like ourselves। लेकिन जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा हैरान किया वो ये था कि हमारे जो बैक बेंचेस थे जो हमेशा खाली रहते थे, उन बेंचेस पे विलेज के लोग चुपचाप हमारी तरह बैठे हुए थे। ओल्ड हॉसर विद हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स। तो जो पीछे के डेस्क थे उन पे कौन बैठे हुए थे? ओल्ड होजर था जिन्होंने एक 3 कॉर्नर वाली हैट पहनी हुई थी, फॉर्मर मेयर थे और पुराने पोस्ट मास्टर, और इसके अलावा भी कई लोग थे। एवरीबडी लुक सैड एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर। सभी जो हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी दिख रहे थे और जो हॉजर है वो एक पुरानी सी किताब लाए हुए थे, थम्ड एट द एजेस, जो किनारों से फटी हुई थी। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उन्होंने उस किताब को
अपनी नीज पे खोल रखा था, विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उनका चश्मा उस किताब के पेजेस पे पड़ा हुआ था। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, अभी मैं इस सब के बारे में सोच ही रहा था, एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, एम हैमल ने अपनी चेयर लगाई, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी, और उसी आवाज़ में जो कैसी थी, बिल्कुल गंभीर सी यानी सीरियस सी और प्यारी सी, जेंटल टोन मीन्स प्यारी सी आवाज़ जो उन्होंने मेरे से पहले बात करते हुए इस्तेमाल की थी, कहा, माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, मेरे बच्चों ये आखिरी चैप्टर है जो मैं तुम्हें दूंगा। द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, बर्लिन से ऑर्डर्स आए हैं कि जो ऑल्सेस और लॉरेन के स्कूल्स हैं उनमें सिर्फ जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाए। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कल नया टीचर आएगा। दिस इज़ योर लास्ट लेसन, ये तुम्हारा आखिरी फ्रेंच का लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे ध्यान से सुनो। वट आ थंडर क्लैप दिस वर्ड्स वर टू मी, ये शब्द मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डरावने थे। ओ द रेचेस, दैट वॉज वट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, हाय ये दुष्ट लोग, इन्होंने यही टाउन हॉल में जो बुलेटिन बोर्ड था उस पर लगाया था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, क्यों मुझे तो लिखना भी मुश्किल से आता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, तो मुझे अब और नहीं सीखना चाहिए। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, तो मुझे अब यहीं पे रुक जाना चाहिए। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, अब मुझे पछतावा है, कितना पछतावा है कि मैंने अपने लेसन्स को नहीं सीखा। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, अब उसको पछतावा जो फ्रांस को किस चीज़ का हो रहा है कि वो बर्ड्स के जो एग्स हैं उनको ढूंढने चला जाता था, या फिर सार एक रिवर है फ्रांस की, उसमें स्लाइडिंग करने चला जाता था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ वाइल एगो सो हैवी टू कैरी, अभी थोड़ी देर पहले मुझे जो अपनी किताबें बहुत ही ज़्यादा उठाने में भारी महसूस होती थी, माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, अब उन किताबों में क्या था, जैसे ग्रामर होगी या हिस्ट्री ऑफ सेंट्स होगी, ये अब मेरे वो पुराने दोस्त थे जिनको मैं नहीं छोड़ सकता था। एंड एम हैमल टू, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और एम हैमल भी ये सोचना ही कि वो जा रहे हैं और मैं उन्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगा, तो मैं ये सब भूल गया कि उनका स्केल कैसा था या वो कितने चिड़चिड़े थे। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, तो फ्रांस बोलता है बेचारे, बेचारे किसको बोल रहा है वो, एम हैमल को, कि बेचारे उन्होंने इस आखिरी लेसन के ऑनर में ही अपने बढ़िया वाले संडे क्लोथ्स पहने हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, और अब मुझे समझ आया कि जो बुज़ुर्ग विलेज के लोग हैं वो कमरे के पीछे वाली जगह पे क्यों बैठे हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर, वो इसलिए है क्योंकि वो भी अफसोस कर रहे हैं कि वो ज़्यादा स्कूल नहीं जा पाए। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, तो वो उन लोगों का तरीका है, हमारे मास्टर जो कि एम हैमल हैं, उनकी जो 40 साल की सर्विस है उसके लिए उनका थैंक्स करने का। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर, और अपना जो देश है उसके लिए वो यहाँ पे बैठ के सम्मान दिखा रहे हैं जो कि अब उनका नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, क्योंकि उनसे अधिकार छीन लिए गए हैं, उनके ऊपर प्रशिया जो है वो हुकूमत करने लग गया है। While I was thinking
ऑफ ऑल दिस आई हर्ड माई नेम कॉल्ड। तो जब मैं ये सब सोच ही रहा था तो मैंने अपने नेम को सुना। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। अब मेरी बारी थी रिसाइट करने की, बोलने की। वट वुड आई not have given to be able to say that dreadful rule for the participle, although very loud and clear and without one mistake। तो वो कह रहे कि अब मैं चाहता था कि जो पार्टिसिपल का ये डरावना सा रूल है उसको मैं किसी भी तरीके से बहुत लाउडली और क्लैरिटी के साथ बोलूं और बिना किसी मिस्टेक के बोलूं। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर। लेकिन मैं शुरू के शब्द बोलने में ही मिक्सअप हो गया, मतलब कि कंफ्यूज हो गया। एंड स्टूड देयर, और वहाँ खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़ के। माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मेरा दिल धड़क रहा था और मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं ऊपर देखूं। आई हर्ड एम हैमल से टू मी, तो मैंने एम हैमल को मुझसे कहते हुए सुना। आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ, कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रांस, तुम्हें बुरा लग रहा होगा। सी हाउ इट इज़, देखो ये कैसा है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हर रोज़ हम खुद से कहते हैं कि हमारे पास तो बहुत समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं कल इसे सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी दे वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देखो हम कहाँ आ गए हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस, यही एल्सेस के साथ एक बुराई है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि वो सीखने को कल पर छोड़ देती है। तो यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि जो फ्रांस है वो कौन से स्कूल में पढ़ता है, जो एल्सेस डिस्ट्रिक्ट में स्कूल है। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। तो अब ये जो बाहर लोग खड़े हैं, कौन खड़े हैं बाहर लोग, जो प्रशिया के लोग हैं, अब उनके पास तुम्हें कहने का ये अधिकार होगा कि ये कैसा है कि तुम फ्रांसीसी अपने आप को दिखाते हो लेकिन फिर भी तुम्हें अपनी खुद की भाषा ना तो बोलनी आती है ना लिखनी आती है। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस, लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो फ्रांस। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद, हम सबके पास अपने अपने पर ब्लेम देने के कारण हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें पढ़ाने के लिए एंशियस नहीं थे। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, उन्हें तुम्हें खेतों में या फिर मिल्स में काम पे लगाना ज़्यादा पसंद था ताकि वो थोड़ा और पैसा कमा सकें। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और मैं भी दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैंने भी अक्सर तुम्हें तुम्हारे लेसन्स पढ़ने की जगह पे अपने फ्लावर्स को पानी देने के लिए नहीं भेजा। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, और जब भी मैं फिशिंग पे जाना चाहता था तो क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दी। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज सेइंग दैट, तो फिर एक बात से दूसरी बात पर एम हैमल ने बात करते हुए फ्रेंच भाषा के बारे में कहा। इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, कि फ्रेंच भाषा पूरी दुनिया में बहुत ही सुंदर लैंग्वेज है, क्लियरेस्ट है और बहुत ही लॉजिकल है। एंड वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, और हमें अपनी इस भाषा को अपने बीच में प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज़ एज इफ they had the key to their prison,
क्योंकि जब लोग गुलाम होते हैं तो जब तक वो अपनी भाषा को मजबूती से पकड़े रहते हैं तब तक ऐसे लगता है जैसे उनके पास उनकी जेल की चाबी है। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आर लेसन। फिर उन्होंने ग्रामर खोली और हमें हमारा लेसन पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। मैं ये देख के हैरान था कि मैं उस लेसन को कैसे अच्छे से समझ पाया। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी। जो भी वो कह रहे थे सब कुछ बहुत आसान लग रहा था। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली। मुझे भी लग रहा था कि मैंने कभी ध्यान से नहीं सुना। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। और एम हैमिल ने भी कभी जो चीज़ें हैं वो इतनी पेशेंस के साथ नहीं समझाई। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन wanted to give us all he knew before going away। ऐसा लग रहा था जैसे बेचारे एम हैमिल जाने से पहले जो भी वो जानते थे सब कुछ हमें सिखाना चाहते थे। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। और एक ही बार में हमारे दिमाग में सब कुछ डालना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद फिर हम जो लेसन सीख रहे थे वो लिखने से रिलेटेड था, राइटिंग में सीख रहे थे। दैट डे एम हैमिल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। उस दिन एम हैमिल के पास हमारे लिए नई कॉपियाँ थी। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस एल्सेस, जिनके ऊपर बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में लिखा था फ्रांस एल्सेस। दे लुक्ड लाइक लिटल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम hung from the road at the top of our desk। वो नोटबुक्स ऐसे लग रही थी जैसे कि हमारे टेबल्स के ऊपर झंडे लहरा रहे हों हमारे देश के। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was। आपको देखना चाहिए था कि उस दिन सब कैसे अपने काम में लगे हुए थे और कितनी शांति थी। The only sound was the scratching of the pens over the paper। जो साउंड आ भी रही थी वो सिर्फ पेपर के ऊपर जो पेन्स से लिख रहे थे उसकी रगड़ने की आवाज़ आ रही थी। Once some beetle flew in। एक बार क्या हुआ, बीटल्स जो हैं वो अंदर आ गई। बीटल एक तरह का इंसेक्ट होता है तो वो उड़ते हुए अंदर आ गया। बट nobody paid any attention to them। लेकिन किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। Not even the littlest ones who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too। इवन जो छोटे बच्चे थे उन्होंने भी उन बीटल्स पे ध्यान नहीं दिया। वो छोटे बच्चे जो थे वो अक्षर बना रहे थे, फिश हुक्स होता है कि कर्व हैंड राइटिंग सीख रहे थे और ऐसे सीख रहे थे जैसे वो भी फ्रेंच भाषाई हो। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो। छत के ऊपर बैठे हुए जो पिजन्स थे वो बहुत धीरे धीरे बोल रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने मन में सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, कि क्या जो प्रशियंस हैं वो पिजन्स से भी अब जर्मन में ही गाना गवाएंगे। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing then at another। जब भी मैं लिखते हुए ऊपर देखता तो मैं एम हैमिल को उनकी चेयर पे आराम से बैठे हुए देख रहा था और वो पहले एक चीज़ को देखते थे फिर उसके बाद दूसरी चीज़ को देखते थे। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। जैसे कि वो अपने माइंड में सभी चीज़ों को जो उस छोटे कमरे में, स्कूल के कमरे में मौजूद थी, उनको फिक्स करना चाहते थे, बसाना चाहते थे। फैंसी फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। कमाल की बात है पिछले 40 साल से वो सेम जगह पे थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम जस्ट लाइक दैट। और पिछले 40 सालों से ही उनकी जो विंडो है उसके बाहर उनका गार्डन था और उनके सामने उनकी क्लास थी। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ। सिर्फ जो डेस्क और बेंचेस थे
वो घिस घिस के स्मूथ हो चुके थे। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, वॉलनट के जो पेड़ गार्डन में लगे हुए थे वो लंबे हो चुके थे। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विन्ड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, जो होप वाइन के पौधे उन्होंने लगाए थे वो खिड़कियों से लिपट के छतों तक पहुंच चुके थे। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स। बेचारे एम हैमेल के लिए ये सब चीज़ें छोड़कर जाना कितना दुखदाई होगा। और उनकी जो बहन है वो ऊपर के कमरे में जब अपना सामान पैक कर रही है तो उसकी जो आवाज़ उनको नीचे सुनाई दे रही है उसको सुनकर भी उनको कितना दुख हो रहा होगा। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन उन्हें देश छोड़ना होगा। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनमें हर एक चैप्टर को लास्ट तक सुनने का साहस था। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, लिखने के बाद फिर हमने हिस्ट्री को पढ़ा। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बे बी बो बू, और फिर बच्चों ने अपने अक्षर बोले बा बे बी बो बू, जैसे कि हम जो छोटे बच्चे होते हैं वो क ख ग या ABC बोलते हैं, तो उसी टाइप से यहाँ पे जो बेबीज़ हैं वो बा बे बी बोल रहे हैं। Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands spelled the letters with them. और पीछे जो रूम में ओल्ड हॉजर हैं उन्होंने अपना चश्मा लगा लिया है और उन्होंने अपने दोनों हाथों में अपना प्राइमर पकड़ा हुआ है। प्राइमर क्या है? यहाँ पे एक एलिमेंट्री बुक है जो बच्चों को सिखाने के लिए, अक्षरों को सिखाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और वो क्या कर रहे हैं? वो अक्षरों को बोल रहे हैं। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लफ एंड क्राई। तो जब वो अक्षरों को बोल रहे हैं तो उनकी जो आवाज़ है वो इमोशन के कारण कांप रही है और उनकी ऐसी आवाज़ को सुनना हमें मज़ा आ रहा है, लेकिन हम साथ ही हंसना भी चाहते हैं और रोना भी चाहते हैं। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, तो मुझे ये जो लास्ट लेसन है वो कितने अच्छे से याद है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, फिर जो चर्च की घड़ी है उस पर 12 बज चुके हैं। देन द एंजेलस, और उसके बाद फिर वहाँ पे प्रेयर्स शुरू हो चुकी हैं। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आर विंडोज़, और फिर जो प्रशिया के सोल्जर्स हैं अब वो अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस करके लौट चुके हैं और वो अपने जो ट्रम्पेट्स हैं वो बजा रहे हैं। हमारी खिड़की के नीचे उनकी आवाज़ आ रही है। एम हैमेल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, और फिर जो एम हैमेल हैं वो खड़े हो चुके हैं अपनी कुर्सी पे से और मैंने कभी भी उन्हें इतना लंबा नहीं देखा। My friends said I, but something choked him. He could not go on. तो जो एम हैमेल है वो बोलते हैं कि my friends और फिर वो I करके बोलना चाहते हैं कि मैं, पर वो बोल नहीं पा रहे, उनके गले में कुछ अटक चुका है, मतलब वो ज़्यादा इमोशनल हो चुके हैं। Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, विव ला फ्रांस। फिर वो मुड़े और ब्लैक बोर्ड की तरफ गए, एक चौक का टुकड़ा उठाया और अब जितनी ताकत हो सकती थी अपनी पूरी ताकत लगा के जितना बड़ा वो बोर्ड पे लिख सकते थे उन्होंने लिखा विव ला फ्रांस, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ गेस्चर टू अस विद हिज हैंड, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। फिर उन्होंने क्या किया? वो दीवार की तरफ उन्होंने अपना सिर जो है वो झुकाया और हमें अपने हाथ से ही इशारा किया, कुछ बोले नहीं, कि स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, आप जा सकते हैं।